नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतन। साल 2020 अब बस यादों में रह जाएगा और हम स्वागत कर रहे हैं नया साल 2023 का। लेकिन 2022 में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया, 2022 में बाजार में कहां खुशी मिली, कहां पर गम दिखा, हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2022 का पूरा लेखा जोखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो का और सबसे पहले देखते हैं 2022 में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ने कितना दम दिखाया। पूरी दुनिया में साल 2022 में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो थी तीन चीजें। एक तो कोरोना, दूसरा रूस यूक्रेन जंग और इन दोनों की वजह से तीसरा चर्चा का मुद्दा था महंगाई। लेकिन इस मुश्किल दौर में भारत बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर रहा और यही वजह थी जिसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बनाया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी। और यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी का अनुमान 2022-23 में 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इसके अलावा भारत का अप्रैल से नवंबर तक का एक्सपोर्ट भी बढ़कर 17.72% हुआ। खासकर साल 2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट में तो भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया और दुनिया के लिए चीन और यूरोप का विकल्प बनकर उभरा। इक्विटी मार्केट में जहां निफ्टी ने इस साल 3% रिटर्न दिया, जबकि दुनिया का मार्केट करीब 20% तक गया। इन सब के बीच इक्विटी मार्केट के लिए 2022 में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि भारत में डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 10 करोड़ पार कर गया और डीआईएस ने तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2.66 लाख करोड़ इंडियन मार्केट में निवेश कर डाले। करेंसी को लेकर इस साल कुछ चिंता तो रही। रुपए के मुकाबले डॉलर 9% मजबूत हुआ और रुपया 12% कमजोर। लेकिन बाकी देशों की करेंसी से तुलना करें तो उन देशों की करेंसी करीब 30% कमजोर हुई। वहीं रुपये की कमजोरी और महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई ने एक्शन प्लान भी बनाया और ब्याज दरों में 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की। लेकिन कुल मिलाकर 2022 की विषम परिस्थितियों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी शानदार रही और जाते जाते भारत को G20 की अध्यक्षता भी मिली और उम्मीद है ये ग्रोथ स्टोरी 2023 में और रफ्तार बढ़ेगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए 2022 का साल यादगार साल रहा है। एक तो कोरोना के बाद बैंकिंग सेक्टर ने जोरदार रिकवरी दिखाई और निवेशक मालामाल हुए। इस साल को बैंकिंग सेक्टर की 2 मेगा डील्स के लिए भी याद किया जाएगा। आइए देखते हैं। कोरोना से उबरने के बाद साल 2022 में देश की इकोनॉमी में शानदार रिकवरी देखने को मिली। इस रिकवरी का सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिला, जिससे बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 6 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। इस साल सिर्फ बैंकों की लोन ग्रोथ में ही तेजी नजर नहीं आई, बल्कि हर एक पैमाने पर बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार दिखा। खासकर लंबे समय से बुरा दौर देख रहे छोटे और मझले सरकारी बैंकों के तो दिन ही फिर गए। एसेट क्वालिटी बेहतर होने और तेज ग्रोथ के कारण ये शेयर लंबे समय बाद शेयर बाजार की रडार पर लौटे और साल के आखिरी कुछ महीनों में दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए बाजार के सबसे चमकीले सितारे बनकर उभरे। सिर्फ रिटर्न और क्रेडिट ग्रोथ के लिहाज से ही नहीं, बल्कि 2022 को बैंकिंग सेक्टर को देश के सबसे बड़े मर्जर के लिए भी याद रखा जाएगा। इस साल देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और देश का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC के मर्जर का ऐलान हुआ। डील पूरी होने पर वैल्यूएशन के लिहाज से HDFC बैंक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी। इसके अलावा 2022 में एक्सिस बैंक ने सिटी के साथ रिटेल बिजनेस को करीब 12,200 करोड़ में खरीदने का ऐलान किया। ये डील अगले साल मई तक पूरी होने की उम्मीद है। कोरोना के दौर में आईटी शेयरों ने जमकर धमाल मचाया था, लेकिन साल 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकल गई। आईटी शेयरों के लिए यह साल क्यों खराब बीता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के दौरान आईटी शेयरों ने जोरदार रिटर्न दिए। ऑटोमेशन बढ़ने और कंपनियों के आईटी पर खर्च समय से पहले करने के कारण आईटी डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिला, जिससे आईटी शेयरों में फर्राटा रफ्तार दिखी। साल 2021 में विप्रो और टेक महिंद्रा ने करीब 85%, तो इन्फोसिस, HCL टेक और TCS जैसी कंपनियों ने 30 से 50% के रिटर्न दिए।
लेकिन 2022 आते ही इन शेयरों की हवा निकलने लगी। आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में कोई खास कमजोरी नहीं आई, लेकिन महंगे वैल्यूएशन, दरों में बढ़ोतरी, डिमांड को लेकर चिंता से इस साल आईटी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली। विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों ने तो इस साल 40% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए। आईटी कंपनियों के लिए अगले साल भी माहौल अच्छा रहने की उम्मीद कम ही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरें बढ़ने के कारण मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिससे आईटी डिमांड में कमी आने की आशंका है। नोमुरा का कहना है कि डिमांड में कमी के संकेत दिखने शुरू भी हो गए हैं। यही कारण है कि एचसीएल टेक जैसी कुछ कंपनियों ने अपनी गाइडेंस में कटौती करना भी शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि आईटी सेक्टर के लिए छोटी अवधि में री रेटिंग के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं है। तो बात जब शेयर बाजार की हो रही हो तो बायबैक की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साल बायबैक के लिहाज से काफी ज्यादा एक्शन वाला रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस साल के टॉप 10 बायबैक्स पर। 2022 में सबसे बड़ा बायबैक आया टीसीएस का। आईटी सेक्टर के दिग्गज ने फरवरी में 18,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया। बायबैक करने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एसीसी रही। एसीसी ने अगस्त में 11,260 करोड़ का बायबैक किया। आईटी सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी इंफोसिस ने इस साल दिसंबर में 9,300 करोड़ का बायबैक किया। कंपनी ने 1850 रुपए के भाव पर करीब 5 करोड़ शेयर खरीदे। ऑटो कंपनियां भी बायबैक के मामले में पीछे नहीं रहीं। इस साल बजाज ऑटो ने ओपन मार्केट के जरिए 2500 करोड़ का बायबैक किया। बायबैक का औसत भाव 4,600 रुपए रहा। इस साल अप्रैल में एग्रो केमिकल कंपनी यूपीएल ने 1100 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया। कंपनी ने 875 रुपए के भाव से शेयर बायबैक किया। सरकारी गैस कंपनी गेल ने भी बीते मार्च में टेंडर ऑफर के जरिए 1082 करोड़ रुपए का बायबैक किया। कंपनी ने 190 रुपए के भाव पर निवेशकों से शेयर खरीदे। न्यू एज टेक कंपनी पेटीएम ने लिस्टिंग के 1 साल के अंदर ही बायबैक का ऐलान कर सबको चौंका दिया। लगातार गिरते शेयर को सहारा देने के लिए कंपनी 810 रुपए के भाव पर 850 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी। पिछले कुछ सालों में चीनी कंपनियों की सेहत सुधरी है। इसी का नतीजा है कि चीनी कंपनियां भी बायबैक करने लगी है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने इस महीने 800 करोड़ रुपए का बायबैक किया है। फार्मा की बड़ी कंपनी में शुमार जायडस लाइफ ने भी इस साल जून में 750 करोड़ रुपए का बायबैक किया। बायबैक का भाव 650 रुपए रहा। और आखिर में बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी मोयल की। कंपनी ने साल की शुरुआत में 205 रुपए के भाव से 694 करोड़ रुपए का बायबैक किया। साल 2022 में जिन शेयरों ने सबसे ज्यादा निराश किया वो है न्यू एज टेक शेयर। पेटीएम, पीवी फिनटेक, जोमैटो, नायका जैसी कंपनियों के आईपीओ का जमकर क्रेज था, लेकिन बाजार ने इन शेयरों को सच्चाई का आईना दिखा दिया और ये शेयर धड़ाम हो गए। ये कहानी अर्श से फर्श तक पहुंचने की है। साल 2021 में पेटीएम, पीबी फिनटेक, जोमैटो, नायका, डिलीवरी जैसे न्यू एज टेक कंपनियों के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला। नायका का आईपीओ तो 82 गुना तक भर गया था। निवेशकों को लग रहा था कि शेयर पकड़ में आएगा ही नहीं, लेकिन 1 साल में ही पूरा खेल बदल गया। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और इजी मनी का दौर खत्म होने से कमजोर बुनियाद पर खड़े इन शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिली। घरेलू न्यू एज टेक शेयरों की गिरावट अल्फाबेट, एप्पल, मेटा जैसी दिग्गज ग्लोबल टेक शेयरों में गिरावट के साथ ही आई। न सिर्फ रिटेल निवेशक बल्कि बड़े और इंस्टीट्यूशनल निवेशक जिन्होंने एंकर बुक में निवेश किया था, उन्होंने भी एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद इन शेयरों में काफी बिकवाली की। वीक फंडामेंटल वाली न्यू एज टेक कंपनियों ने 2022 में बाजार के सबक से सीख भी ली और अब उन्होंने हवाई दावे नहीं बल्कि कारोबार को ठोस प्रदर्शन की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया।
जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि मुनाफे में आने के लिए ये कंपनियां अब पैसे के बेहतर इस्तेमाल पर फोकस कर रही हैं और नॉन कोर और एक्सपेरिमेंटल वेंचर में निवेश करना बंद कर दिया है। पेटीएम, पीबी फिनटेक और जोमैटो ने अगले 9 महीने के भीतर ऑपरेटिंग मुनाफे में आने का गाइडेंस भी दिया है। वहीं डिलीवरी अगली तिमाही में ब्रेक इवन कर सकती है। तो न्यू टेक से शेयरों का काफी बुरा हाल रहा और इस बुरे दौर ने इस पूरे सेगमेंट के भविष्य पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन एक सेक्टर ऐसा रहा जिसके लिए 2022 का साल बेहद खास रहा। बात कर रहे हैं ऑटो स्टॉक्स की। 2022 और 21 में कोरोना के चलते ऑटो इंडस्ट्री में रिवर्स गियर लग गया था, लेकिन 2022 में ऑटो इंडस्ट्री ने फिर से रफ्तार पकड़ी और इस दौरान ऑटो इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव भी हुए जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। ऑटो इंडस्ट्री एक बार फिर से टॉप गियर में है। सप्लाई चेन की बाधा और सेमीकंडक्टर की दिक्कतें कम होते ही फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की बिक्री ने जो रफ्तार पकड़ी वो शादियों के सीजन में भी जारी दिख रही है। 2022 में फेस्टिवल सीजन पिछले 4 साल में सबसे बेहतर रहा है। फाडा के आंकड़ों पर नजर डालें तो मासिक आधार पर 2 व्हीलर्स की बिक्री में 24%, 3 व्हीलर में 80%, पैसेंजर व्हीकल में 21%, कमर्शियल वाहनों में 33%, तो ट्रैक्टर की बिक्री में 57% का उछाल दिखा है। 2022 में ऑटो सेक्टर को नए लॉन्च और इनोवेशन से भी फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करते हुए देखा गया। नितिन गडकरी ने 2022 में टोयोटा मिराई नाम की फ्लेक्स फ्यूल कार को भारत में लॉन्च किया। साल 2022 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी शानदार रहा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। टाटा जैसी बड़ी ऑटो कंपनी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान में ईवी का विकल्प उतार दिया है। डिमांड बढ़ती देख मर्सिडीज बेंज ने पहली बार जर्मनी से बाहर भारत में ईवी का असेंबलिंग बेस बनाया है। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ई स्कूटर में आग लगने की खबरें भी आईं, जिससे ईवी के सेफ्टी को लेकर चिंता बरकरार है। साल 2022 एविएशन सेक्टर के लिए भी शानदार रहा। इस साल एविएशन सेक्टर में कई बड़ी डील हुई, साथ ही नई एयरलाइन ने भी भारी कंपटीशन वाले एविएशन के आकाश में उड़ान भरी। आइए देखते हैं। दो 2022 में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी घटना रही टाटा एयर इंडिया डील। जनवरी में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा किया और टाटा ने महाराजा का खुले दिल से स्वागत किया। टाटा ने घाटे में चल रही एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर पूरी हिस्सेदारी खरीद ली। एविएशन सेक्टर में टाटा की नई उड़ान एयर इंडिया तक ही नहीं रुकी। जनवरी से नवंबर आते आते टाटा ने एयर एशिया में भी 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इससे पहले एयर एशिया में टाटा सन्स की करीब 84% हिस्सेदारी थी। टाटा ग्रुप अपनी सस्ती उड़ान को एक ही ब्रांड एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर ला रहा है और उम्मीद है कि 2023 में इसका एयर एशिया इंडिया के साथ विलय हो जाएगा। जनवरी में एयर इंडिया, फिर नवंबर के शुरू में एयर एशिया और फिर 29 नवंबर को टाटा ने एयर इंडिया में विस्तारा के विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि मर्जर के बाद बनी कंपनी में सिंगापुर एयरलाइंस की भी 25.1% हिस्सेदारी होगी। ये सौदा एयर इंडिया को देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कैरियर बनाने के साथ दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बना देगा। 2022 में एविएशन सेक्टर में टाटा के इतर भी कई धमाकेदार खबरें आईं। 7 जुलाई को दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की निवेश वाली अकासा एयर को डीजीसीए से मंजूरी मिली और 7 अगस्त से एयरलाइंस ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर उड़ान भी शुरू कर दी। भारत ने 2022 में टेलीकॉम सेक्टर में इतिहास रच दिया। इस साल देश को 5G मिला, जिससे लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।
साल 2022 टेलीकॉम क्रांति का भी गवाह बना। 5G के आने से एजुकेशन, मेडिकल, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में क्रांति आ जाएगी। 5G से एंटरटेनमेंट का पूरा चेहरा बदल जाएगा। 1 अगस्त को देश में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 दिनों तक चले ऑक्शन में सरकार को करीब 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ऑक्शन में कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रखे गए थे, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री हो गई। 5G नीलामी में चैंपियन रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 88,078 करोड़ के 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे। दूसरे स्थान पर रही भारती एयरटेल ने 43,084 करोड़ में 19,867 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, जबकि अडानी ने 400 मेगाहर्ट्ज और वोडाफोन आइडिया ने 2,668 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। 1 अक्टूबर को लॉन्चिंग के बाद अब तक 14 राज्यों के 50 शहरों में 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। गुजरात में सबसे ज्यादा 33 जिलों में 5G की सर्विस मिल रही है। शुगर सेक्टर की मिठास ने इस साल निवेशकों को मुग्ध कर दिया। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर बढ़ता फोकस और विदेशी बाजारों में ऊंचे भाव से शुगर मिलों के दिन तेजी से बदल रहे हैं। 2022 में शुगर सेक्टर में क्या क्या खास दिखा, आइए देखते हैं। लंबी तेजी के बाद भले ही शुगर शेयरों में अब थोड़ी थकावट दिख रही हो, लेकिन माहौल अब भी शुगर मिलों के लिए काफी पॉजिटिव है। 2022 में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य हासिल करने के बाद भारत में 2025-26 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य है। नए साल में तो 20% बायोफ्यूल मिक्सिंग के साथ पेट्रोल बेचने की भी तैयारी है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले फ्यूल नए साल में लॉन्च के लिए तैयारी भी पूरी हो गई है। सरकार के इन कदमों से शुगर मिलों को तो भरपूर फायदा हो रहा है। एक तरफ जहां इथेनॉल बनाने से कैश फ्लो में सुधार हुआ है, वहीं विदेशी बाजारों में चीनी के ऊंचे भाव से एक्सपोर्ट के जरिए फायदा मिल रहा है। सरकार नए सीजन में अब तक 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दे चुकी है और अब जल्द एक्सपोर्ट कोटा को बढ़ाया भी जा सकता है। 2022 में रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट के बाद उम्मीद है कि नए सीजन में भी 80 से 100 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें करीब 6 साल की ऊंचाई पर है, मिलों के लिए आने वाले समय में शानदार मौका मिल सकता है। ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों में फसल में देरी और ब्राजील में उत्पादन को लेकर भी चिंता से भारत को फायदा मिल रहा है। ऐसे में भारत के शुगर सेक्टर के लिए 2023 में भी बेहतर मौके होंगे। शुगर मिलों के साथ किसानों के लिए भी अच्छे दिन लौट रहे हैं। जहां पिछले कुछ सालों से उनको गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द हो रहा है, साथ ही ऊंचे एफआरपी और एसएपी का पूरा फायदा भी मिल रहा है। यानी शुगर सेक्टर की मिठास का फायदा हर स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है। साथ ही शेयर होल्डर्स की भी चीनी शेयरों में जबरदस्त कमाई हो रही है। पीएम मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और एग्री सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी लाने की पहल की है। इससे एग्री सेक्टर में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है। आइए नजर डालते हैं 2022 में एग्री सेक्टर की तस्वीर कितनी बदली है। भारत की आर्थिक तरक्की में एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। कोरोना की चुनौतियों के बीच पिछले 3 साल में कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसकी विकास दर घटी नहीं। अन्नदाता की मेहनत और रंग लाए इसके लिए 2022 में सरकार के कई बड़े कदम। अप्रैल में सरकार ने खेती किसानी में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी और इसके बाद कृषि कार्यों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पर PLI स्कीम को भी मंजूरी मिली। ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों की मेहनत बढ़ी बल्कि लागत घटने के साथ उपज भी बढ़ी। सरकार ने इस साल यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लागू की, जिसका उद्देश्य फर्टिलाइजर के समय पर आपूर्ति के साथ बाजार में उपलब्ध कई ब्रांड्स में से एक को चुनने में किसानों को दुविधा से दूर कराना भी है।
2022 में सरकार ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत नैनो नाइट्रोजन के निर्देशों का भी नोटिफिकेशन जारी किया। नैनो फर्टिलाइजर पौधों के पोषक तत्वों को नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है, जिससे कम लागत में ज्यादा उत्पादन मिलेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिर्फ खेती नहीं, बल्कि सरकार का फोकस पशुपालन पर भी है। इसके लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। फंड का इस्तेमाल पशुपालन, मत्स्य पालन समेत कृषि सुधारों के ठोस उपाय किया जाएगा। 2022 में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के तहत गांव और ब्लॉक लेवल के रिटेल फर्टिलाइजर दुकानों को मॉडल उर्वरक रिटेल दुकानों में बदलने का फैसला किया। देश में वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम कर रहे इन दुकानों की संख्या अब बढ़कर 8,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो खेती किसानी के लिए इस साल में सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन साल 2022 देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी डील्स के लिए भी जाना जाएगा। 2022 में कई बड़े मर्जर हुए, तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी डील्स पर जो आपको जरूर जानना और समझना चाहिए। एविएशन में टाटा की उड़ान। इस साल जनवरी में देश की सबसे पुरानी और सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप में शामिल हुई। 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया और विस्तारा के मर्जर का भी ऐलान किया। 2022 के इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। 4 अप्रैल को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ, जो नए साल में जून तक पूरा होने की उम्मीद है। 2022 में एंटरटेनमेंट जगत में भी बड़ा मर्जर हुआ। भारत की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और आइनॉक्स में 27 मार्च को मर्जर को लेकर बड़ी बैठक हुई और दोनों कंपनियों ने विलय के लिए हामी भर दी। नई कंपनी के पास देश भर में 1500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं। इसी साल अक्टूबर में सीसीआई ने सोनी जी मर्जर के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। दोनों कंपनियों ने पिछले साल 2021 में मर्जर का ऐलान किया था। इसी साल जून महीने में फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के बीच भी बड़ी डील हुई। जोमेटो ने 4,447 करोड़ रुपए में ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया। 2022 में सॉफ्टवेयर सेक्टर की बड़ी डील हुई माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक के बीच। मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री देश की 5वीं सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। 2022 में अडानी ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में एंट्री मारी और देश की लीडिंग कंपनी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया। अंबुजा के अलावा अडानी ने कंपनी की सब्सिडरी एसीसी में भी हिस्सा खरीदा। इस साल की सबसे चर्चित डील रही अडानी एनडीटीवी डील। अडानी समूह ने आरआरपीआर का अधिग्रहण कर लिया। आरआरपीआर के पास एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी है। तो साल 2022 में कॉर्पोरेट इंडिया की बड़ी डील के बाद अब बात करते हैं 2022 के बिलियनियर्स की। बात दुनिया के ऐसे अमीर व्यक्तियों की जो 2022 जैसे चैलेंजिंग ईयर में भी खूब पैसा बनाया और मार्केट कैपिटल के दम पर दुनिया के बड़े अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 2022 में दुनिया में 2668 अरबपति हैं। दुनिया के टॉप के 10 अमीरों में 2 भारतीय नाम भी शामिल हैं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। वहीं एक नजर डालें दुनिया के 3 सबसे बड़े अरबपतियों पर, तो पहले नंबर पर नाम आता है बर्नार्ड अर्नोल्ड का, जो कि LVMH के CEO और चेयरपर्सन है। इसके बाद टेस्ला के को-फाउंडर और CEO एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हैं, जो हाल ही में पहले नंबर से खिसककर दूसरे नंबर पर आए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है गौतम अडानी का, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नोल्ड के लिए साल 2022 खास नहीं रहा, क्योंकि साल की शुरुआत में इनके पास $178 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब घटकर $159 बिलियन हो गई है। इसके बावजूद ये नंबर 1 पर काबिज है।
वहीं दूसरे नंबर पर एलन मस्क, जिनके लिए तो ये साल काफी खराब साल माना जा रहा है। 2022 की शुरुआत में मस्क के पास $208 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज था, लेकिन अब इनकी संपत्ति आधी हो चुकी है और अब $149 बिलियन के साथ ये अमीरों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। वही सबसे शानदार साल रहा भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी का, जिनकी संपत्ति इस साल बेतहाशा बढ़ी। 2022 की शुरुआत में इनके पास $76 बिलियन की संपत्ति थी, जो अब बढ़कर $110 बिलियन हो चुकी है और इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो ये तो थी दुनिया के 3 अमीरों की लिस्ट। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में एक और भारतीय का नाम है, वो है मुकेश अंबानी, जिनके लिए ये साल मिला जुला रहा। इस साल उनकी कुल संपत्ति $90 बिलियन से घटकर $85 बिलियन तक पहुंच गई। हर साल की तरह ये साल भी गुजर गया, कुछ दे गया तो कुछ ले गया। कॉर्पोरेट सेक्टर के कई दिग्गज जो अब दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, बातें और इरादे दुनिया में हैं। तो आइए एक बार उन्हें भी याद कर लेते हैं। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला, जिनको लोग कई नामों से जानते थे। उन्हें कोई बिग बुल कहता, कोई भारत का वॉरेन बफे। लेकिन 14 अगस्त में 62 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और तब ऐसा लगा कि हुआ है तुमसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, तुम नहीं थे, तुम्हारे साथ एक दुनिया थी। हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा। ये वो धुन थी जिसने मिडिल क्लास के लोगों के दिलों पर राज किया और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई। हमारा बजाज, हमारा बजाज। लेकिन साल 2022 की शुरुआत में बुरी खबर आई, जब हमारा बजाज नहीं रहे। 12 फरवरी 2022 को 83 साल की उम्र में राहुल बजाज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पालोनजी शाहपुरजी फैमिली के लिए सबसे खराब साल साबित हुआ। पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक और जिसने आधी मुंबई को बसाया, शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन रहे पालोनजी मिस्त्री 28 जून 2022 को पंचतत्व में विलीन हो गए और फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही 4 सितंबर को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान चली गई। उद्योग जगत के लिए नवंबर का महीना भी बुरी खबर लेकर आया, जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विक्रम ने 1997 से जापान की टोयोटा मोटर को भारत में लाने और बाजार में छाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जो चले गए उनका हम भी वक्त के साथ धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन जब कभी कभार इनकी यादें हिलोरे मारेंगी, तब दिल कहेगा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। तो साल 2022 ने हमसे मार्केट और इंडस्ट्री के उन दिग्गजों को छीन लिया जिनकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। तो ये था रिवाइंड 2022। आपको हमने पिछले आधे घंटे में 2022 की बिजनेस जगत की पूरी कहानी दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अब स्वागत करेंगे 2023 का। आप सभी को नए साल की अभी से बधाई, नमस्कार।